Hi guys, Pokemon can you see, can you come? Welcome to a super brand new video। आज की हम वीडियो बहुत ही मजेदार और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जहाँ आज हम देखेंगे टॉप 12 मिस्ट्रीज के बारे में, जिनके ना ही हमें देखो प्रॉपर आंसर के बारे में पता है और ना ही उन्हें कभी एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ हमने पहले पोकेमॉन की थ्योरीज के बारे में देखा था, वैसे आज हम पोकेमॉन के मिस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। मिस्ट्रीज जैसे कि एक जिम लीडर को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक जिम लीडर बनने के लिए, पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने कौन से पहले पोकेमॉन डिजाइन किया गया था, हर ट्रेनर को सिर्फ एक ही टाइम पर इस पोकेमॉन की यूज़ कर सकता है, और इसके साथ ही साथ और भी बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज है, जिसके मैं आपको इस वीडियो में आके बताने वाला हूँ। तो ये सभी मिस्ट्रीज क्या है, वेल ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमने पहले मिस्ट्री के बारे में, जो कि पूछती है पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने सबसे पहले कौन से पोकेमॉन को डिजाइन किया था। इस मिस्ट्री को लेकर कई पोकेमॉन के नाम भी सामने आते हैं, जैसे कि बल्बासौर, म्यू, आर्कियस। जब बल्बासौर का नाम इसलिए सामने आता है ताकि बल्बासौर के पोकेडेक्स की आप एंट्री देखोगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगी, इसलिए बल्बासौर का नाम इस लिस्ट में आता है। जब म्यू सभी पोकेमॉन का पूर्वज होने की वजह से उसका नाम भी यहाँ पर आता है। लेकिन आप यहाँ पर जब सुनोगे पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने कौन से पोकेमॉन को सबसे पहले डिजाइन किया गया था, तो आप टोटली शॉकिंग हो जाओगे। जब पोकेमॉन के क्रिएटर ने सबसे पहले राइडन पोकेमॉन को डिजाइन किया था। दोस्तों आपको ये मिस्ट्री कैसी लगी जरूर बताना नीचे कमेंट करते हुए। बात करें हमारी दूसरी मिस्ट्री के बारे में, जो कि पूछती है हर जिम लीडर को क्या क्वालिफिकेशन लगता है एक जिम लीडर बनने के लिए। क्योंकि अगर आपने पोकेमॉन आने में देखा होगा तो आपको 10 साल से लेकर 15 साल के ट्रेनर भी एज ए जिम लीडर देखने को मिल जाएंगे। जो इसका कोई प्रॉपर आंसर या फिर रीजन भी नहीं है, लेकिन एक बात बताती है, जो जिम लीडर्स होते हैं वो नॉर्मल अपने पहले सपोर्ट शुरू करते हैं और बाद में पोकेमॉन के लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लीग में जो विनर होते हैं या फिर जिसकी लीग में बैटल करते हुए अच्छी होती है, उसे लीग के ऑर्गेनाइजर एलाइट फोर्स के रूप में या फिर जिम लीडर के रूप में अपॉइंट करते हैं। और जो कम एज के जिम लीडर हमें दिखाए जाते हैं वो इसलिए इतनी छोटी उम्र में जिम लीडर बनते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में और भी कोई जिम लीडर होता है, जहाँ उनकी जिम लीडर के बाद उनका बेटा या फिर बेटी जिम लीडर बन जाते हैं। लगता है कि पोकेमॉन में भी नेपोटिज्म है, जिम लीडर का बेटा जिम लीडर, बहुत बुरी बात है यार। एग्जाम्पल के लिए ब्रॉक के ऐश के साथ जाने के बाद उसका छोटा भाई जिम संभालता था, मिस्ट्री के बहनों के बाद वो जिम संभाल रही थी, और इसके दादाजी के बाद ये लड़की उसका जिम संभाल रही थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा, जो जिम लीडर्स और एलाइट फोर्स होते हैं उन्हें मंथली इनकम भी मिलती है। वो सबको ये मिस्ट्री और एक फैक्ट पसंद आया होगा। जब बात करें हमारे नंबर 3 की मिस्ट्री के बारे में, जो कि सच में आपको हेडेक देने वाली है, इतनी मिस्टीरियस है। ये मिस्ट्री पूछती है कहाँ है हर ट्रेनर के फादर। तो आपने पोकेमॉन देखते हो ये बात तो जरूर नोटिस की होगी, जितने भी ट्रेनर्स हमें पोकेमॉन आने में और पोकेमॉन गेम्स में देखने को मिले हैं उनमें से 99 ट्रेनर्स के फादर्स हमें दिखाई नहीं गए हैं। हमें इसके फादर नहीं दिखाए गए हैं, ऐश के फादर दिखाई नहीं गए हैं, इसके भी फादर नहीं दिखाए गए, इसके भी नहीं और इसके भी नहीं। इसके दिखाए हैं क्योंकि वो एक जिम लीडर है, इसके दिखाए लेकिन वो गायब है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखे तो हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनके ना के बराबर हमें फादर दिखाए गए हैं। क्या ऐसे भी अपने अलग ही जर्नी पे चले गए हैं या फिर वो कहीं गायब है। या फिर और एक बात यहाँ पर बताती है, इनके फादर्स के घर में इतनी जमती नहीं है इसलिए वो बाहर रहते हैं। अगर ऐसा तो इनके पर्सनल मैटर में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन इनके वजह से ट्रेनर्स के फादर्स कहाँ है ये बस एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। बात करें हम नंबर 4 के मिस्ट्री के बारे में, जो कि पूछती है हर एक नर्जर ऑफिसर जेनी इतने सेम टू सेम कैसे दिखते हैं। जहाँ में हर बार इसका जवाब ये सब ट्विंस है ऐसा बताया जाता है। जब पोकेमॉन की दुनिया में बहुत सारे शहर है और हर एक शहर में नर्जर ऑफिसर जेनी होते हैं, और इतने सारे ट्विंस कैसे हो सकते हैं। जब जो भी हमें ये बात कहा है वो हमें मामू बना रहा है। जब कोई बाबा टाइप के लोग हमें मामू बनाते हैं, उससे ज्यादा तो ये हमें उल्लू बना रहे हैं। पता नहीं ये रूमर किसने फैलाया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अगर कोई ट्विंस होते हैं या फिर कोई ट्विंस हमें दिखाए जाते हैं वो मैक्सिमम 7 ही होते हैं, लेकिन पोकेमॉन वर्ल्ड ने तो अलग ही करिश्मा कर दिया। लेकिन आज मैं आपको इस मिस्ट्री का एक सुटेबल आंसर और सच्चा आंसर बताऊंगा। जब पोकेमॉन की दुनिया में जो साइंटिस्ट है वो स्पेशली क्लोन पोकेमॉन बनाने के लिए और क्लोन चीजें बनाने के बहुत ही माहिर है। एग्जाम्पल के लिए म्यूटू, डिट्टो और कई आर्टिफिशियल पोकेमॉन के साइंटिस्ट ने बनाए हैं। वैसे इसके क्लोन फंक्शन को लेकर 2 अलग अलग आंसर है। एक आंसर बताता है गवर्नमेंट के क्लोनिंग फैक्ट्री में पब्लिक के लिए पब्लिक वर्कर्स बनाए गए थे, जिसमें एक इंसान को लेके क्लोन बनाए जा रहे थे, जिसमें नर्स और ऑफिसर जनी थे। और दूसरा आंसर बताता है, जो कि बेसिकली मुझे बहुत ही ठीक लगता है, जहाँ ये बताता है मिस्टर फूजी ने उसने अपने मरी हुई डॉटर को जिंदा करने के लिए इस क्लोनिंग मशीन का इस्तेमाल किया था, जिससे वो जिंदा तो हो गए लेकिन उसके बहुत से क्लोन बन गए। दोस्तों आप इन दोनों में से किस आंसर को एग्री करते हो जरूर बताना मुझे नीचे कमेंट करते हुए। यहीं पर मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूँ, जो कि बताता है मिस्टर फूजी वही साइंटिस्ट है जिसने म्यूटू को बनाया
आया था। बात कर रहा हूँ नंबर 5 की मिस्ट्री के बारे में, जो कि पूछती है कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में पोकेमॉन को खाया जाता है क्या। जहाँ हमारे रियल वर्ल्ड में बहुत से लोग नॉनवेज और एनिमल्स के मीट को खाते हैं, मैं तो नहीं खाता, मैं तो एक तरह से वेजिटेरियन ही हूँ। लेकिन वैसे यहाँ पर सवाल आता है कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में वहाँ के एनिमल्स को यानी कि वहाँ के पोकेमॉन को खाया जाता है क्या। जहाँ इसका साफ आंसर है या जितने भी पोकेमॉन के वर्ल्ड में जो ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हमने कभी नॉनवेज खाते हुए नहीं देखा। और इनफैक्ट इसको डिफाइन करते हुए एक बात भी बताती है, जब पोकेमॉन के वर्ल्ड में जो ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं वो सभी वेजिटेरियन ही है। और यहाँ तक कि वो वहाँ पर वेज और नॉन वेज ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है। वो सब हमें एक दिन इसका प्रॉपर आंसर भी मिल जाएगा। बात करें नंबर 6 की मिस्टेक के बारे में, जो कि पूछती है हर ट्रेनर सिर्फ अपने पास 6 पोकेमॉन ही क्यों रख सकता है। जब आपने पोकेमॉन एनिमे में देखा होगा तो हमारे ऐश ने जब प्राइवी को पकड़ा था, जो कि ऐश का 7 पोकेमॉन था, और जब ऐश से पकड़ लेता है तो उसका पोकेमॉन अपने आप प्रोफेसर ओक के पास टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन वही ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज में जब ऐश ने 6 से भी ज़्यादा पोकेमॉन पकड़े थे तो ऐश ने खुद पोकेमॉन के सेंटर में जाके प्रोफेसर ओक को ट्रांसफर किए थे। पता नहीं ऐसे मेजर चेंज क्यों किया गया। यहाँ तक कि जो ऐश के चार्जर का पहला ट्रेनर था उसके बाद हमें इतने सारे पोकेमॉन दिखाई गए हैं। हर कोई तो 6 पोकेमॉन अपने साथ रख सकता है, तो इसके बाद इतने सारे पोकेमॉन कहाँ से आए, और उनमें तो पोकेमॉन भी होंगे, जो कि हमारे इस मिस्ट्री के बारे में और भी कंफ्यूज कर देता है। जैसे भी एक मिस्ट्री होने की वजह से इसका एक प्रॉपर आंसर भी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि रूल प्रोफेसर ओक ने बनाया था, और उन्होंने ये इसलिए बनाया था ताकि जो भी ट्रेनर पोकेमॉन को पकड़ेगा तो उसके पोकेमॉन के साथ बॉन्ड होना बहुत ही जरूरी है। और वो ज़्यादा पोकेमॉन को अपने साथ रखेगा तो सबको टाइम नहीं दे पाएगा, और ये लिमिट बैटल करने में यूजफुल रहेगी, इसलिए ये अप्लाई किया गया। बात करें नंबर 7 की मिस्टेक के बारे में, जो कि पूछती है आखिर ऑरा गार्डियंस का आगे उनका वजूद कहा गया। जब इसलिए जिनको ये नहीं पता कि ऑरा गार्डियंस क्या और कौन होते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा पोकेमॉन की दुनिया में एंशिएंट टाइम में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें ऑरा को महसूस करने की पावर और उन्हें कंट्रोल करने की पावर थी। जहाँ 4 से 5 ऑरा गार्डियंस हमें एनिमे में देखने को मिले हैं। एक तो सर एरॉन और उनका लुकारियो, जिनका ऑरा को कंट्रोल करने की पूरी पावर है। दूसरा ये है वाला आदमी, हालांकि इसका नाम रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इसके पास भी ऑरा को कंट्रोल करने की पूरी पावर है। रैले को भी ऑरा कंट्रोल करना आता है, लेकिन वो अभी सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है। और आखिर में हमारा ऐश, जब बेसिकली हर 100-500 साल में एक ऑरा गार्डियन जन्म लेता है जिसके उस ऑरा की पावर होती है। चाहे करंट सिनेरियो में या फिर को करंट सीरीज में हमें सीनो रीजन के बाद एक भी ऑरा गार्डियन के बारे में दिखाई नहीं गया है। जहाँ एक रीजन में एक ऑरा गार्डियन तो होता ही है, और हमें ऐश के ऑरा के बारे में भी ज्यादा दिखाई नहीं गया है। जो कि इनसे एक भी सवाल आता है, कहाँ है सब ऑरा गार्डियन, जहाँ में शायद लुकारियो और ऐश की वजह से फिर से ऑरा के बारे में दिखाया जा सकता है। वो सब ये मिस्ट्री जल्दी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आपको इस मिस्ट्री के बारे में क्या लगता है जरूर बताना नीचे कमेंट करते हुए। बात करें नंबर 8 की मिस्ट्री के बारे में, जो कि पूछती है वॉवट के डिकॉय बॉडी के बारे में। जब आपने कभी न कभी वॉवट को देखा होगा तो उसके एक्सप्रेशन जो भी हो, चाहे वो हैप्पी वाले हो या फिर सैड वाले हो, फिर भी आपको उस मोमेंट पर उसका नॉर्मल जैसे आंखें और चेहरा होता है वैसे आपको देखने को मिल जाएगा। जब वॉवट ऐसा क्यों है, ये भी एक मिस्ट्री ही है। जब इस मिस्ट्री को लेके एक थ्योरी और भी मिस्टीरियस बनाती है। जब एक थ्योरी बताती है वॉवट की बॉडी एक तरह से डिकॉय बॉडी है, वॉवट की बॉडी मर चुकी है। लेकिन इस मिस्ट्री का एक जवाब भी है। जब सिंपली वॉवट बॉडी को एक तरह से मरी हुई बॉडी में बताया जाता है, लेकिन वॉवट का दिल और दिमाग और उसका चेहरा उसकी पूंछ में ही है। जब आप खुद ही वॉवट की पूंछ को देखोगे तो आपको वहाँ पर उसकी आंखें देखने को मिल जाएगी, जो कि उसके रियल एक्सप्रेशन को दर्शाता है। और उसके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है वॉवट के पूंछ में उसका दिल और दिमाग है, उसकी पूरी बॉडी नकली है मिमिक्यू की तरह। दोस्तों आपको इस मिस्ट्री के बारे में क्या लगता है जरूर बताना नीचे कमेंट करते हुए। बात कर रहा हूँ नंबर 9 की मिस्ट्री के बारे में, जो कि पूछते हर एक पोकेबॉल के अंदर आखिर होता क्या है। जब हम सब जानते हैं इतने बड़े पोकेमॉन एक छोटे पोकेबॉल में कैसे जाते हैं। जब पोकेबॉल हर एक पोकेमॉन को उसके एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे पोकेबॉल में स्टोर करता है। लेकिन इसी के रिलेटेड एक फैक्ट भी है जो कि बताता है हर एक पोकेमॉन एनर्जी में बदलने के बाद पोकेबॉल भी छोटा हो जाता है। सिंपली बता दो तो डोरेमोन की इस गैजेट की तरह पहले बड़े होते हैं और बाद में बाहर निकलने के बाद छोटे हो जाते हैं। वैसे पोकेमॉन पोकेबॉल में अंदर जाने के बाद और एनर्जी में स्टोर होने के बाद वहाँ पर छोटे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि आखिर पोकेबॉल के अंदर होता क्या है। क्या उसके अंदर एक छोटा बेड होता है उनको सोने के लिए या फिर कुछ और। जय एक बात बताते हैं कि पोकेमॉन को बैटल में कमजोर होने के बाद जब उन्हें पोकेबॉल में वापस बुलाया जाता है तो पोकेमॉन को अंदर आने के बाद एक केमिकल रिलीज करता है जिससे वो सो जाते हैं और एक तरह से वो खुद को हील भी कर लेते हैं। दोस्तों आपको इस पोकेबॉल के मिस्ट्री के आंसर के बारे में क्या लगता है जरूर बताएं नीचे कमेंट करते हुए। बात करें नंबर 10 के मिस्ट्री के बारे में, जो कि पोकेमॉन की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जो कि ऐश के फादर कहाँ है। हालांकि हम सब जानते हैं कि इसका कोई प्रॉपर आंसर भी हमें बताया नहीं गया है। जब पोकेमॉन एनीमे के दूसरे एपिसोड में हमें बताया गया था ऐश के फादर उसके अलग ही जर्नी पे चले गए हैं। यहाँ तक कि जापानीज ओरिजिन के एपिसोड में ये भी बताया गया था ऐश के फादर के साथ ऐश के फादर यानी कि ऐश के ग्रैंडफादर भी उनके साथ गए
गए हैं। ऐश के ग्रैंडफादर एक प्रोफेसर ऐसा भी बताया जाता है और वही ऐश के फादर पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पर चले गए हैं और वही ऐश भी अपना ये सपना पूरा कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है हमें ऐश के फादर पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड में दिखाए जा सकते हैं, या फिर क्या पता है कि एपिसोड ऐसा भी आ जाए जब हमें ये बैटल करते हुए अपने फादर के साथ लड़ते हुए दिखाई दिया जाए। बात करें हम नंबर 11 मिस्ट्री के बारे में, जो कि पूछते पोकेमॉन के ग्रेट वॉर के बारे में। जिन्होंने हमारी थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी उन्हें पता ही होगा, मैंने उसमें एक थ्योरी में शॉर्ट में बताया था पोकेमॉन वॉर के बारे में। इस वॉर के श्राप की वजह से हमें पोकेमॉन के वर्ल्ड में एडल्ट पर्सन देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस ग्रेट वॉर के बारे में हमें कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। कहने तो इस पर एक पूरी वीडियो भी बन सकती है, इसलिए हम ग्रेट वॉर को सेपरेटली बाद में देखेंगे। दोस्तों क्या आप इस पोकेमॉन के ग्रेट वॉर को डिटेल में किसी और वीडियो को देखना चाहते हो क्या, जरूर बताएं नीचे कमेंट करते हुए। बात करें हमारे अगले और आखिरी मिस्ट्री के बारे में, जो कि सच में बहुत ही फनी मिस्ट्री है। ये पूछती है एक छोटा सा पीजी पोकेमॉन किसी ह्यूमन को कैसे उठा सकता है। यार इसी मिस्ट्री के ऊपर कोई ना कोई जवाब तो है, लेकिन इस मिस्ट्री के बारे में अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। दोस्तों आपके आज की वीडियो और वीडियो में जो मिस्ट्रीज बताई है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।